हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स का जो वीडियो बन रहा था, जिसमें हम आपको बता रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 है, जिसमें आज हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 3.2 के बारे में कि 3.2 में आपको किस तरह का प्रश्न मिलेगा और इसमें कौन कौन सा टॉपिक के बारे में आपको पहले जानकारी होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें खास करके कि ग्राफीय विधि द्वारा हल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करना हम आपको दो वीडियो बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, जिससे कि ग्राफ विधि से आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कैसे हल किया जाता है और कौन सा हल होगा। लेकिन यहाँ पर हम विशेष बात करेंगे कि ग्राफीय विधि जब हम खींचते हैं, यानी हल जब खींचते हैं, लाइन जब खींचते हैं, जैसे ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है एक क्रॉस किया हुआ, ठीक है, इस तरह से लाइन जब खींचते हैं तो इसमें तीन तरह के हल हो सकते हैं। ग्राफीय विधि में तीन तरह के हल आप बोल सकते हैं। पहला होता है एक हल, दूसरा बोलते हैं अनगिनत हल और तीसरा बोलते हैं कोई भी हल नहीं। बस तीन ही तरह के आप मान बता पाएंगे। पहला में यह कह पाएंगे कि एक हल होगा या अनगिनत हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा। बस यही तीन कंडीशन होता है। अब एक हल हो या उसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, बारी बारी से टॉपिक को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अद्वितीय कब होता है ये आपसे पूछा जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, जैसे ये रेखा आप देख पा रहे होंगे, ये पहला रेखा और ये दूसरा रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन दूसरा नंबर में देख समझिएगा कि अनगिनत हल कब होता है, या जिसको आप अनेक हल बोलते हैं। अनेक हल होने के लिए रेखाएं क्या होना चाहिए, समपाती होना चाहिए। समपाती का मतलब होता है एक रेखा पहले से ये दिख रहा था बड़ा वाला, एक रेखा छोटा वाला इसी पर आके सूत गया। ठीक है, इसी पर आके क्या हो गया, सूत गया, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। ठीक है, या जिसे हम समपाती के नाम से जानते हैं। ठीक, और एक चीज और समझिएगा, अद्वितीय हल हो या प्रतिच्छेदी हो तो उसे हम अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं, और उसी तरह से समपाती है, इसका मतलब उसे आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे। जब एक रेखा पर एक रेखा आ जाए, जो सारा देखिए सारा पॉइंट कॉमन होगा, इसमें बहुत सारा पॉइंट जो है आपका कॉमन होगा, इसीलिए इसको अनगिनत हल बोलते हैं। लेकिन एक और हल होता है जो जिसमें कोई भी हल नहीं होगा, मतलब एक भी नहीं। तो कब, जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी। जैसे ये रेखा आप देख रहे हैं, ये पहला रेखा ये है और ये दूसरा रेखा है, जो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर है। कभी भी आगे इसको बढ़ाया जाए तो ये कहीं पर भी एक भी जगह कट नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक भी हल नहीं होगा या कोई भी हल नहीं होगा, जिसे हम असंगत समीकरण युग्म भी बोलते हैं। तो आपसे ये तीन को चीज अभी हम बताएं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं जल्दी में। हम पूछेंगे कि एक हल कब होगा, तो उसके लिए आपको बताना है कि वह प्रतिच्छेदी होना चाहिए। अनगिनत हल कब होता है, जब रेखाएं समपाती होता है। कोई भी हल कब होता है, मतलब कोई भी हल न कब होता है, जब वह रेखाएं समांतर होता है। ठीक है, ये तीनों चीज आप पिक्चर के सारा से समझ गए हैं। अब आपको इसमें शर्त, जैसे ये तो हो गया जानकारी के लिए कि भाई क्या क्या होता है, अब हम इसको बनाते कैसे हैं, शर्त इसका समझिएगा। इसमें थोड़ा सा इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ एक शर्त यानी कि कंडीशन आपको बताया जा रहा है, जैसे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तुलना करके आपको बताना है कि आखिर उसका अनगिनत हल होगा या एक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म पहला जो रेखा होगा कुछ इस तरह से आप मान लेंगे, A1x + B1y बराबर क्या है, C1 है। दूसरा जो आप लोग के पास रेखा रहेगा उसको बोलेंगे A2x + B2y बराबर के बाद C2, इस तरह से। ठीक है, और हम तुलना करेंगे कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को लेकर। तो सवाल पहला बनता है कि एक हल, या जिसे अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है, एक हल कहे चाहे अद्वितीय कहे, एक ही चीज है। एक हल कब होता है, जब ये कंडीशन लागू करें, A1/A2 बराबर न हो B1/B2 के। ये समझ में आया, A1/A2 बराबर न हो B1/B2 के, तब हम उसको बोलते हैं एक हल या अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अनगिनत हल कब होगा, तो अनगिनत हल होने का शर्त यह है, पढ़िएगा ध्यान से, A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, मतलब तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए,
तब हम उसको क्या बोलते हैं, अनगिनत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा जो आता है कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई भी हल न कब होता है, जब ये कंडीशन होना चाहिए a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर न हो c1/c2। जैसे एक बराबर है लेकिन दूसरा क्या है, बराबर नहीं है। अब यही चीज़ आपको तीनों माइंड में फिट करना है। एक बार हम फिर से इसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। एक हल होने का शर्त क्या है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक हल होने का शर्त क्या है, जब a1/a2 बराबर न होगा b1/b2 के बराबर, तो एक हल या द्वितीय। अनगिनत हल कब होगा, जब तीनों का अनुपात बराबर हो, यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के। कोई भी हल न कब होगा, जब दो को बराबर होगा, पहला दूसरा लेकिन तीसरा बराबर न होगा, मतलब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के लेकिन बराबर न हो c1/c2 के। 2-3 बार इस कंडीशन को लिखिएगा तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अब एक और नोट आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे संगत और असंगत करके भी सवाल पूछ देता है। तो संगत किसको बोलते हैं, संगत जैसे समीकरण युग में संगत कब होता है, जिसका कोई हल होता है, जिसका कोई हल हो। हल किसका किसका होगा, तो एक हल होता है उसका या अनगिनत हल होगा उसका, क्योंकि एक हल होगा तो इसका मतलब उसका हल निकला, और अनगिनत हल है फिर भी उसका आंसर आता है। ठीक है, अनगिनत है तो इस तरह से कहेंगे, अगर जिसका हल होता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं, लेकिन जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम असंगत बोलते हैं। तो सवाल अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि संगत बताना है, तो संगत के लिए आप क्या करिएगा, जब उसका एक हल हो या अनगिनत हल हो तो संगत बताइएगा, और असंगत कब बताइएगा, जब कोई हल न हो। तो ये सब था थ्योरेटिकल चीज जो कि अभी हम आपको बात बता दिए हैं। यहाँ से आपको बारी बारी से याद रखना है, एक हल मतलब प्रतिच्छेदी, अनगिनत मतलब समपाती, कोई भी हल ना मतलब समांतर। ये टॉपिक आप समझ गए। उसके बाद आपका शर्त क्या है, हम आपसे पूछेंगे शर्त क्या है, तो एक हल होने का शर्त ये पहला का है, अनगिनत हल होने का शर्त ये दूसरा का, और कोई हल ना होने का शर्त ये तीसरा वाला। नोट उसके बाद बताया गया कि एक हल कब होगा, जब एक हल या अनगिनत हल होगा तो उसको क्या कहेंगे, संगत बोलेंगे। कोई भी हल ना होगा तो उसे हम असंगत बोलेंगे। ठीक है। अब हम आपको उदाहरण पर ले चलते हैं, क्योंकि बिना प्रश्न का आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा डाउट रह जाएगा, इसीलिए चलते हैं अब हम लोग प्रश्न पर। देखिएगा 2-3 को प्रश्न बनाइएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, जांच करें कि रैखिक समीकरण युग्म के एक हल मतलब अद्वितीय जिसको बोलते हैं, या अनगिनत हल या कोई भी हल नहीं होगा। इसी में आप संगत असंगत वाला भी ऐड कर सकते हैं, संगत है कि असंगत है यह भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बन जाएगा ऐसे, हम इसी में आपको दोनों चीज बता देंगे। जैसे यहाँ पहला सवाल है, हम लोग क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको मान निकालिएगा। जैसे आप जानते हैं इसको तुलना हमको इससे करना है, a1x प्लस b1y बराबर c1, और एक होता है a2x प्लस b2y बराबर क्या होता है, c2 होता है। ठीक है। अब इससे तुलना करिएगा तो यहाँ पे आपको मान नजर आएगा, a1 बराबर ये x के साथ कितना है, 2 है, तो a1 के मान 2 हो गया। b1 के मान जब छाटेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है 3 है तो 3 लिखिएगा, और c1 के मान ये जो बराबर के बाद है वो बराबर के बाद 11। याद रखिएगा दोनों बराबर के बाद ही रहना चाहिए या बराबर के पहले, एक ही साइड हो दोनों, याद रखिएगा। उसके बाद a2 की बात करें तो a2 अगर देखेंगे तो दूसरा वाला में 4 है। b2 की बात करें तो b2 कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। और c2 की बात करें तो ये बराबर के बाद कितना है, 14 है, तो 14। ये इसमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान छाट लिए। अब हम क्या करेंगे, अब वही जांच करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1 के मान आप देख सकते हैं कि 2 है तो 2 लिखिएगा, अब बटा में आपका 4, a2 के मान देखिए 4 है, तो इसको काट कूट कर सकते हैं, कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम b1/b2 निकालें तो b1 के मान देख लीजिए कितना है, 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं b1 के मान 3 है, बटा b2 के मान कितना है, 5 है। ठीक है, और 3/5 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से आप देखिए ये 3/5 आया है, एगो 1/2 आया है, तो c1 c2 निकालने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए आप कहेंगे कि चूंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के। अगर 2 को बराबर होता तो तीसरा निकालने की जरूरत पड़ता। अगर आप निकाल भी देते हैं, जैसे मान लीजिए हम चलिए निकाल भी दे, c1/c2 निकाल भी दे, c1 के मान 11/14,
तो उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला और दूसरा ही बराबर नहीं है तो तीसरा की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा कंडीशन होता है, तो देखिएगा गौर से कि A1/A2 अगर बराबर न आया B1/B2 के, तो आपको हम याद दिला देते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कंडीशन। देखिए ये कंडीशन कब बताया था, एक हल होगा तो ये कंडीशन बताया गया था, जिसको अद्वितीय भी बोलते हैं। अगर पहला बराबर न है दूसरा के अनुपात में, तो इसको बोलते हैं इसका एक हल, इसका एक हल या अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये आपसे सवाल पूछेगा इस तरह से, पहला ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम दूसरा पर ले चलते हैं, जिससे कि और बढ़िया से आप समझ पाए। ये दूसरा सवाल देखिए, सेम उसी तरह से आप छांटिए, यहाँ पे मान आराम से आप छांट सकते हैं। आप A1 के मान आप देखिए, x के साथ में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। B1 मतलब ये y वाला इस बार माइनस है तो माइनस में लीजिएगा। C1 के मान आप बराबर के बाद देख लीजिए कितना है, 9 है तो 9 ले लिए। A2 लेंगे तो A2 आप देख सकते हैं कितना है, 3 है तो 3 लीजिए। B2 के मान देख लीजिए, y के साथ में कितना माइनस है तो माइनस में ही लेना है। और C2 के मान बराबर के बाद आप देख रहे हैं कि 27 है तो आप 27 में लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, वही तीनों का मान आपको निकाल के चेक करना है। A1/A2 निकालिए, थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। A1 के मान देख लीजिए 1 है तो 1 रखेंगे, बटा में 3, तो ये तो कटेगा नहीं। अब निकालिए B1/B2, तो B1 के मान आप देखेंगे तो माइनस में 3 है और B2 के मान आपके पास माइनस में 9 है। देख पा रहे हैं ये कटेगा, माइनस से माइनस भी कटेगा और 1/3 कटेगा, यानी कि 1/3 इसको बोलेंगे। देखिए दूसरा 2 को बराबर आ गया है, इसलिए तीसरा भी हम निकाल लेते हैं। तो C1/C2, तो C1 के मान 9 है और C2 के मान 27 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में बस। ठीक है, अब ये भी कटेगा तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 9×3 = 27 होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों का अनुपात इस बार बराबर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, फिर बराबर है C1/C2 के, इस बार तीनों बराबर है, इसीलिए आप बताइए इसका कितना हल होगा। इसका अनगिनत हल होगा, अनगिनत एक सेकेंड, अनगिनत हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा। अनगिनत या अनेक हल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, अनगिनत या अनेक हल होगा। तो ये हो गया। अब रही बात कि इसको संगत या असंगत वाला भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न का देखिएगा ध्यान से, पहला में अगर संगत असंगत पूछता तो चेक एकदम सेम ऐसा ही करते। ठीक है, चेक ऐसा ही सेम करते। और संगत कब होता है, जब आपको कोई हल उसका निकले। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, संगत कब आपको बताया गया था, जब उसका एक हल हो या अनगिनत हल हो। तो पहला प्रश्न में अगर हम असंगत असंगत हमसे मान लीजिए पूछता, तो इसमें एक हल हुआ था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संगत है। समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म क्या कहिएगा, संगत है। आप अगर संगत असंगत पूछता तो, अगर ऐसा आपको सवाल तो देखने को मिलेगा ही संगत असंगत में, तो ये संगत था। लेकिन अगर इसमें बात करें, ये जो दूसरा प्रश्न था, इसमें देखिए अनगिनत हल है, तो अनगिनत हल है, फिर भी इसका हम बोलेंगे समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म। अगर मान लीजिए पूछता कि संगत है कि असंगत है, तब हम क्या कहते हैं, तो इसको भी बोलते क्या है, संगत है। एक सेकेंड, ये क्या है, संगत है, संगत है। क्यों, क्योंकि एक हल या अनगिनत हल होता है तो संगत बोलते हैं। जब कोई हल ना आवे तब उसको हम लोग असंगत बोलते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न देख लीजिए, जिससे कि और क्लियर हो पाए आप लोगों को। देखिए तीसरा प्रश्न ये है। अब इसको यहाँ पर आप डायरेक्ट आप चेक कर पाएंगे जल्दी जल्दी में। आप A1 के मान 3 है, B1 के मान 2 है और C1 के मान 5 है। ठीक है, अब उसी तरह से A2 के मान आप देखिए 6 है, B2 के मान 4 और C2 के मान आप समझ गए होंगे कि 4 है। अब यहाँ पर आप चेक करते हैं, अब वही A1/A2 कंपेयर कीजिए, तो A1/A2 निकालेंगे, तो A1 के मान 3/6, तो इसको काटेंगे तो 1/2। अब B1/B2 निकालेंगे, तो B1 के मान 2 है, बटा में B2 के मान 4, काटेंगे तो 1/2। समझ रहे हैं। C1/C2 अब निकाल लेते हैं, 5/4, तो ये तो कटेगा नहीं। इसका मतलब एगो 1/2 आया, दूसरा भी 1/2, लेकिन तीसरा अलग है। तो लेकिन ये तो आप समझ गए कि भाई यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 जो है बराबर है, लेकिन कौन बराबर नहीं, तीसरा जो है वह बराबर नहीं है। तो इसीलिए आप बताइए कि इसका कितना हल होगा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा।
इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह समांतर है। पैसे भी कह सकते हैं समांतर होने का भी कंडीशन बताया था कि समांतर होता है कब, जब कोई हल न होता है तब। तो समांतर है तो उसका कोई हल नहीं होगा। अब ये संगत होगा कि असंगत होगा, तो सोचिए, तो इसका एक भी हल न है तो उसको क्या बोलते हैं, असंगत है। तो लिखिएगा इसका समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या होगा, तो असंगत होगा, असंगत होगा। अगर पूछे संगत असंगत वाला तब, क्योंकि देखिए संगत वाला पूछे तो भी आपको यहाँ तक बनाना ही है, बाद में आपको लास्ट में संगत या असंगत बताना है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक ही प्रश्न में आपको दोनों चीज़ बता दिए हैं कि हल पूछे एक हल या अनगिनत हल या कोई भी नहीं, या संगत या असंगत, तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो इस तीनों प्रश्न को देखकर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको थोड़ा सा एक और टाइप का प्रश्न जो पूछता है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो है आगे एक्सरसाइज में आप लोग हो सकता है मिले, लेकिन आपको यहाँ ही इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आप तुलना करना यहाँ समझ गए हैं। तो थोड़ा सा इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है कोई और एक्सरसाइज में, कि P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म दूगो दिए हुए हैं, इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। या हो सकता है अनगिनत हल हो, या हो सकता है कि कोई भी हल ना हो। तो तीन तरह के प्रश्न यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि के का मान या P का मान आपसे यहाँ पूछता है। तो यहाँ P का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप मान छाटिएगा। A1 के मान छाटिएगा तो 4 है, यहाँ देख सकते हैं 4 है। और B1 के मान छाटिएगा तो यहाँ देखिए Y के साथ कितना है, P है तो P लिखिएगा। और C1 के मान कितना है, बराबर के बाद देख सकते हैं 8 है, ठीक है। सेम उसी तरह से A2 अगर छाटेंगे तो देखिए X के साथ कितना है, 2 है। B2 छाटिएगा तो 2 है क्योंकि Y के साथ 2 है। और C2 छाटिएगा तो 2 है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, अद्वितीय हल होने के लिए, तो आप लिखिएगा अब अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल कब होता है आप बताइए, या एक हल कब होता है, जब आपको बताया गया था कंडीशन कि A1 बटा A2 बराबर न होता है B1 बटा B2 के, यानी बराबर में ऐसे काट देते हैं, ठीक है। ये शर्त आपको जस्ट बताया है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, मान रख के और आपको वैल्यू निकाल देना है। जैसे हम आपको सोल्व करके बताते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, A1 के मान आपके पास स्पष्ट दिख रहा होगा 4 है, तो 4 लिखेगा। बटा में A2 के मान भी आप देख पा रहे होंगे कितना है, 2 है तो 2 बराबर 9। और B1 के मान देख लीजिए, इस बार P है तो बराबर के बाद P। और B2 के मान कितना है, 2 है, यहाँ पर देख लीजिए 2 है। अभी तो कटेगा 2 दूनी 4, इसको काट सकते हैं, यानी इसको राइट साइड ही लिख देते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बराबर 9 है P बटा 2 के। इसके बटा में कुछ ना तो एक देके क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो P में 1 से तो P बराबर 9 है, 2 दूनी 4, यानी कि P का मान 4 के बराबर 9 है, ठीक है। आंसर में P का मान 4 के बराबर 9 है। तो इसको हम लिखते कैसे, अतः आप लिखिएगा कि 4 के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त मतलब हुआ कि 4 के छोड़कर, 4 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ P का मान अगर सीधा सीधा बराबर के बाद 4 आता तो वही 4 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि P का मान 4 नहीं आना चाहिए। तो 4 नहीं आना चाहिए, तो 4 के अलावा कोई भी आएगा तो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए लिख दिया है कि 4 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए, मतलब सभी मान के लिए रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा। किसका? 4 के अतिरिक्त, मतलब 1/2 बोले, 4, 5 बोले, 10 बोले, सब आंसर हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ये इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम आपको एक और बताते हैं, अनगिनत वाला भी समझ लीजिए। कभी कभी आपको इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिल सकता है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए आप सेम उसी तरह से लगाएंगे शर्त। तो सबसे पहले आप मान छाट लीजिए, A1 के मान k है, B1 के मान 2 है, और C2 के मान कितना है, C2 कर दिए, सॉरी C1 यहाँ लिखना है। C1 के मान कितना है, 6 है। ये मान छाट लिए, K था, ये 2 था और 6 था। सेम उसी तरह से A2 के मान 4 है, B2 के मान 6 है, और C2 के मान कितना है, 18 है। मान तो छाट सकते हैं, अब ये तो आसान आप लोगों को लगने लगेगा। अब लिखना है कि अनगिनत हल होने के लिए लिखिएगा, अनगिनत हल होगा, हल होने के लिए
होने के लिए। अब बताइए अनगिनत हल होने के लिए कंडीशन आपको क्या बताया गया कि तीनों का मान बराबर होता है। तो तीनों का मान बराबर आप लिख दीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के, ऐसे करके। और इससे आपको सोल्व करना है तो उसे आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे a1 के मान यहाँ देख सकते हैं k/4 यानी a2 का मान 4 है, b1 के मान देखिए 2 और b2 के मान कितना 6 है यानी 2/6 बराबर c1 के मान देखिए कितना 6 है और c2 के मान कितना 18, तो बट्टा में 18। ठीक है, अब हमें मान निकालना है k का, तो ये तीनों तो बराबर ही है तो आप कोई भी दो को बराबर ले सकते हैं। तो अब आप क्या करिएगा, दो को कोई बराबर ले लीजिए, लेकिन हाँ जिससे k का मान निकल जाए। तो k/4 बराबर ले लेते हैं 2/6 के। पहला दूसरा ही ले लेते हैं क्योंकि पहला तीसरा भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा नहीं ले सकते क्योंकि उसमें k नहीं है। ठीक ना, तो पहला दूसरा लीजिए या पहला तीसरा ले सकते हैं। ठीक, तभी से मान निकालिए। अब इसको तो हम काट सकते हैं ऐसे, 2×3 = 6, तो ये बचेगा k/4 बराबर 1/3। यहाँ 3 मत लिख दीजिए क्योंकि ऊपर में 1 है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो k बराबर कितना है, 3 में k से, तो 3k बराबर हो जाएगा 4। यानी कि आप इसको कह सकते हैं डैट इम्प्लाइज करके कि k का मान कितना आना चाहिए, 4/3 आपका आना चाहिए। यहाँ जरूरी नहीं कि मान कट ही जाए, आपका इस तरह से k का मान कितना आना चाहिए, 4/3। तो ये परफेक्ट आंसर हुआ कि k का मान फिक्स है, 4/3 होगा, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि इसका हल अनगिनत होगा, अन्यथा नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से भी मान आप लोगों से निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ बता दिए, एक अनगिनत वाला, एक अद्वितीय वाला। और एक और सवाल आपका बनता है जो कुछ इस तरह से आप लोगों के पास रहेगा, ये हम HW आपके लिए छोड़ देते हैं कि k के किस मान के लिए अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो अनगिनत हल होगा, इसका आपको बताना है कि अनगिनत हल होने के लिए शर्त लगाना है और इससे आपको k का मान बताना है। इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। हम आपको 3.2 का अगला वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तब तक आप क्वेश्चन 3.2 का खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।